देखिए, फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके ऊपर इकोनॉमी और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होती हैं उनका डायरेक्ट और इंस्टेंट इम्पैक्ट होता है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स ये समझ ही नहीं पाते कि इन न्यूज़ आर्टिकल्स में से कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, किस न्यूज़ का कितना इम्पैक्ट होगा, किस न्यूज़ को ट्रेड करना चाहिए और किस न्यूज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिरकार इन न्यूज़ आर्टिकल्स को समझा कैसे जाता है। तो इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये न्यूज़ आर्टिकल्स आपको पढ़ने कहाँ से और कैसे पढ़ने हैं। फिर हम समझेंगे कि एक रोड मैप हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इन न्यूज़ आर्टिकल्स को आप किस तरह से मास्टर कर सकते हो, किस तरह से किसी भी न्यूज़ आर्टिकल्स को आप देखते ही समझ सकते हो कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट होगा, राइट। लास्ट में हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे हम कि रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल आया, उसका किस तरीके से चार्ट के ऊपर इम्पैक्ट हुआ और किस तरह से उसको हम ट्रेड कर सकते थे, राइट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपको न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने कहाँ से हैं। तो आपको बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है, एक फॉरेक्स फैक्ट्री और ट्रेडिंग व्यू। ये 2 प्लेटफॉर्म इनफ है आपके लिए न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, राइट। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे आपको ये मिलेगा देखने के लिए। सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री के होम पेज पे चलते हैं। तो फॉरेक्स फैक्ट्री आप जैसे ही ओपन करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक न्यूज़ और लेटेस्ट स्टोरीज का ये दिखेगा सेक्शन आपको, एक न्यूज़ और हॉट स्टोरी का दिखेगा, राइट। दूसरा जो सेक्शन दिखेगा नीचे आपको वो कैलेंडर का दिखेगा, जहाँ पे आप कोई भी इवेंट जो होने वाला होगा फॉरेक्स से रिलेटेड वो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो देखिए न्यूज़ आर्टिकल्स में ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं नीचे वाले सेक्शन के बारे में कि डेटा आपको कैसे देखने हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं ये भी हमारे कई काम के हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने हैं डेली, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में और देख लेते हैं कहाँ पे आपको दिखेंगे। ट्रेडिंग व्यू में इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो आपको किसी भी पेयर से रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ पढ़नी है तो आपको उस पेयर पे क्लिक करना है और न्यूज़ वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। अगर आपको डॉलर से रिलेटेड पढ़नी है न्यूज़ तो DXY पे क्लिक करोगे आप, ओके। अगर आपको जैपनीज येन से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना है तो आप USD JPY पे क्लिक करोगे, ओके। तो अभी हम जैसे USD JPY पे क्लिक कर लेते हैं, ओके। तो USD JPY पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके के टैब्स आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे न्यूज़ वाला सेक्शन आता है। अब ये आपको लैपटॉप पे भी दिखेगा, PC पे भी दिखेगा और मोबाइल पे भी इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सभी न्यूज़ आर्टिकल्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी डॉलर से रिलेटेड या फिर JPY से रिलेटेड आर्टिकल होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल्स तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि ये न्यूज़ आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, तो अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। सारा खेल इसी चीज़ का है। देखिए 90% जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं। सिर्फ 10% न्यूज़ ही ऐसी होती है जो आपके लिए काम की होती है, जो इम्पैक्टफुल होती है, राइट। लेकिन अब वो 10% न्यूज़ कौन सी होगी आपके लिए ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखिए यहाँ पर तो आप एक तरीके से ये देख सकते हो कि जैसे कि जो रेड फोल्डर वाली जो न्यूज़ होगी इस तरीके की वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और जो ब्राउन फोल्डर वाली होगी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि यहाँ भी हम देखते हैं कि जो ब्राउन फोल्डर और ये जो रेड फोल्डर वाली न्यूज़ होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर, राइट। और ट्रेडिंग व्यू में ऐसा कुछ फोल्डर का सिस्टम होता नहीं है। तो आपको क्या है न्यूज़ आर्टिकल्स की हेडिंग पढ़ के ही ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि ये न्यूज़ आर्टिकल काम का है या नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आएंगे तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो देखिए एक तो कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और कोई फिस्कल पॉलिसी का डिसीजन है, ठीक है। तो जो इकोनॉमी के जो बड़े बड़े डेटा पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल है वो तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कोई जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है, या फिर कोई और इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल है तो हो सकता है आपको वो समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस तरीके से कुछ चीज़ों के बारे में अगर जान जाओगे आप इंटरेस्ट रेट के बारे में और CPI के बारे में तो ये सफिशिएंट नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर रोड मैप चाहिए, ठीक है।
एक पर्टिकुलर आपको एक नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, जो नॉलेज, वो नॉलेज आप गेन करने के बाद इजीली हर बार बता पाओगे, देखते ही हेडिंग को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ये आर्टिकल काम का है या नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब उस रोड मैप को। तो देखिए, न्यूज आर्टिकल्स को समझने के लिए आपको ये दो चीजें सीखनी पड़ेंगी। पहला बेसिक इकोनॉमिक्स, दूसरा मेजर कंट्रीज के बारे में थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सीखना क्या है, देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में, उनकी जो बेसिक इकोनॉमी है वो मोर और लेस सेम तरीके से फंक्शन करती है। जैसे कि जो मेजर डेटा पॉइंट्स है वो सबके लिए सेम तरीके से काम करते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको कुछ डेटा, इकोनॉमी के जो डेटा होते हैं उनके बेसिक्स पहले समझने पड़ेंगे आपको। लाइक सीपीआई या फिर इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से फंक्शन करती है। मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी कंट्री की किस तरीके से फंक्शन करती है, उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होता है करेंसी के ऊपर। जीडीपी किस तरीके से फंक्शन करती है, एम्प्लॉयमेंट डेटा का क्या रोल होता है पूरी इकोनॉमी के अंदर, बॉन्ड और बॉन्ड यील्ड की क्या सिचुएशन उस पर्टिकुलर कंट्री की है। ठीक है, बॉन्ड मार्केट किस तरीके से करेंसी को इम्पैक्ट करती है। तो ये जो बेसिक इकोनॉमिक डेटा जो होते हैं उनको वन बाय वन आपको पहले सीखना है और उनके इम्पैक्ट को समझना है कि किस तरीके से करेंसी की वैल्यू को ड्राइव करते हैं, राइट। तो ये बेसिक इकोनॉमिक्स आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी वन बाय वन, ठीक है। दूसरा चीज आपको जो सीखनी पड़ेगी वो ये सीखनी पड़ेगी, देखिए जितनी भी हमारी जो मेजर कंट्रीज हैं, ये मेजरली 8 ये कंट्रीज हैं, इनकी करेंसीज में ही हम ट्रेड करते हैं, राइट। जैसे यूएसडी हो गया, यूरो हो गया, जीबीपी, यूरो, जेपीवाई, सीएचएफ, कैड, एनजीडी, एयूडी, राइट। ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज की इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है, आपको वन बाय वन हर कंट्रीज के बारे में स्टडी करनी है कि कैसे यूएसए की इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है, यूरोप की इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है। तो आपको बेसिक इकोनॉमी इन सबकी वन बाय वन समझनी है, क्योंकि सबका जो बेसिक फंक्शन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट। और दूसरा आपको इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझना है कि किस देश का किस कंट्री के साथ में किस तरीके का ट्रेड है, ठीक है, किस कंट्री का किस कंट्री के साथ में टैरिफ वॉर चल रहा है, ओके। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इनकी दूसरी कंट्रीज के साथ में किस तरीके की है, किस तरीके की ये किस कंट्री के साथ पॉलिसी फॉलो करते हैं, इसके बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये कोई बड़ी डील नहीं है, एक बार आप थोड़ा सा स्टडी करने के लिए बैठोगे तो कुछ दिन में बड़े आराम से इसको आप कर पाओगे, ओके। ये ज्यादा कंट्रीज नहीं है, राइट, ओके। देखिए, खाली अगर इन करेंसीज के बारे में, इन कंट्रीज के बारे में स्टडी आप कर लोगे, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के बारे में, तो इसमें आपकी दूसरी चीजें भी कवर हो जाएंगी, जैसे गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन भी इसी में आपके कवर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप यूएसए के बारे में रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे यूएसडी के बारे में, तो डॉलर का इम्पैक्ट डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी होगा और बिटकॉइन के ऊपर भी हो सकता है। तो यूएस की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का इम्पैक्ट हर चीज के ऊपर होता है फॉरेक्स के अंदर। तो जब ये स्टडी करोगे आप, तो आप बाकी की जो एसेट आपके बच गए हैं वो भी आप क्लियरली समझ पाओगे कि किस आर्टिकल का कैसा इम्पैक्ट रहेगा बाकी एसेट्स के ऊपर भी, राइट। इन कंट्रीज के अलावा आपको कुछ कंट्रीज के बारे में और स्टडी करना पड़ेगा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने के लिए। देखिए, ऑल्दो हम रशिया, चाइना, इंडिया इनके ऊपर डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते हैं, ये अवेलेबल नहीं ट्रेड करने के लिए, लेकिन इनकी जो पॉलिसीज हैं, इनके जो रिलेशंस हैं बाकी इन कंट्रीज के साथ में, ठीक है, उस चीज का काफी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर या फिर पूरे फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, राइट। तो इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इनकी पॉलिसीज इनके साथ में कैसी चल रही हैं, तो इससे रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा स्टडी करके रखनी पड़ेगी इन मेजर कंट्रीज के बारे में। जब आप ये सब कर लोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली किसी भी न्यूज आर्टिकल की हेडलाइन को पढ़ोगे और समझ जाओगे आप कि इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है। जब तक आप ये नहीं समझते तब तक कोई तरीका नहीं है कि आप डायरेक्टली ये बता पाओ कि कौन से न्यूज आर्टिकल का किस तरीके का इम्पैक्ट होने वाला है। ये आपको करना ही पड़ेगा। प्लस आपको न्यूज आर्टिकल करने में हेल्प नहीं करेगा ये, बाकी पूरी फंडामेंटल एनालिसिस जो फॉरेक्स की है, पूरी फंडामेंटल एनालिसिस को के ही आप मास्टर बन सकते हो अगर सिर्फ इतना सा आप स्टडी कर लेते हो पूरी इस चीज के बारे में, राइट। वही इकलौता तरीका है, जब आप इजीली कभी भी कोई सा भी मूव आएगा फॉरेक्स मार्केट में किसी भी पेयर में, तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये मूव क्यों आया है और ये मूव सस्टेन करेगा या नहीं करेगा या कंटिन्यू करेगा, राइट। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से अगर हम ये सारी चीजें, बेसिक चीजें सीख लेते हैं, तो एक कंट्री का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि किस तरीके के से एक न्यूज आई
और उस न्यूज़ का कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ और उसको हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे, राइट। देखिए हमारे सामने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है और यूएसडी जेपीवाई के चार्ट के ऊपर आप नोटिस करोगे कि कुछ दिन से इसमें लगातार इतने बड़े बड़े सडन मूव्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट। ये मूव देखने को मिला, ये मूव अगेन देखने के लिए मिला, अगेन फिर ये देखने के लिए मिला, ठीक है। तो कंटिन्यूसली इस तरीके के शार्प डाउन मूव इसके अंदर आ रहे हैं और इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि किस वजह से ये मूव आ रहे हैं और किस तरीके से ये मूव आगे भी आ सकते हैं, राइट। तो आई होप आपने वो अपडेट देखा होगा और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट मैं उसमें देता रहता हूँ, राइट। तो देखिए सबसे पहले ये मूव आ क्यों रहे हैं इसको समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि देखिए यूएसडी जेपीवाई जब ऊपर जाता है उसका मतलब ये है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और जापानीज येन वीक हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, राइट। यूएसडी जेपीवाई जब नीचे जाता है तो इसका मतलब यह है कि जेपीवाई स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में और डॉलर वीक हो रहा है येन के, जापानीज येन के कंपैरिजन में, राइट। तो देखिए लगातार कुछ समय से जापानीज येन ऊपर जा रहा है और जापान की जो करेंसी है वो वीक होती जा रही है, राइट। तो अपनी करेंसी को और ज्यादा वीक होने से बचाने के लिए जापान जो है फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन कर रहा है, यानी कि इस पेयर को खुद ही वो कंट्रोल कर रहा है ऊपर जाने से खुद ही वो रोक रहा है इस पेयर को, राइट। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती क्या है जापान, क्यों पड़ती है जापान को, वो हम थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेंगे तो वो हमें समझ में आ जाता है, राइट। तो देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए कि बैंक ऑफ जापान इंटरवेंशन कर क्यों रहा है फॉरेक्स मार्केट में, ये बड़े बड़े डाउन मूव उसकी वजह से क्यों आ रहे हैं, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि जापानीज येन फॉल क्यों हो रहा है, ठीक है। करेंसी वहां की वीक क्यों हो रही है जिसको कंट्रोल करना चाहता है जापान, ठीक है। उसका जो एक बेसिक रीजन है जो कई सालों से चल रहा है, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई का चार्ट आप खोल के देखोगे तो कई सालों से वो अप ट्रेंड में है चार्ट, मतलब लगातार वो ऊपर ही जाता रहता है। उसका जो बेसिक जो रीजन है वो ये है कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड का सिंपल मतलब होता है इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल, यानी कि जापान का जो इंटरेस्ट रेट है देखिए वो 0.75% है आज की डेट में और यूएस का इंटरेस्ट रेट 3.75% है, यानी कि काफी ज्यादा है जापान से यूएस का इंटरेस्ट रेट। और ये पहले गैप और भी ज्यादा बड़ा था। जब ये दो कंट्रीज का जो दो डेवलप्ड कंट्रीज का जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है तो उसकी वजह से होता क्या है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो जापान से पैसे को बोरो करते हैं, मनी को बोरो करते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे और उसको यूएस में जाके इन्वेस्ट करते हैं डॉलर के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पाने के लिए, यानी कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे बोरो किया और हाई इंटरेस्ट पाने के लिए वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। इसकी वजह से होता क्या है, देखिए आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जब कोई जापान से बोरो करके अगर यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसके लिए उसको करना क्या पड़ेगा, उसको पहले जो जापानीज येन है उसको सेल करके यूएसडी पहले खरीदने पड़ेंगे, फिर उस यूएस डॉलर को इन्वेस्ट करने पड़ेगा यूएस के अंदर। तो जब जापानीज येन को बहुत सारे लोग बेचेंगे और यूएस डॉलर को खरीदेंगे तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जापानीज येन की डिमांड घटेगी, जिसकी वजह से यूएस डॉलर येन के कंपैरिजन में स्ट्रांग हो जाएगा और जापानीज येन वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाएगा। ये रीजन है जिसकी वजह से लगातार यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाता रहता है, राइट। अब ये सिचुएशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं अब जापान के। पहले ये 0.25% से भी कम हुआ करते थे, इवन नेगेटिव भी हुआ करते थे, राइट। अब थोड़ी सी बदल रही है सिचुएशन, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है जिसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई वीक हो रहा है और अभी की जो वीकनेस है उसको जापान क्यों झेलना नहीं चाहता है, वो है यूएस ईरान वॉर, ठीक है। यूएस ईरान वॉर की वजह से क्या हुआ है आप जानते हो, यूएस ईरान की वजह से क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स के जो प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आप जानते हो कि दुनिया का जो 20% जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाके एक्सपोर्ट होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने पूरी तरीके से बंद किया हुआ है अभी, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई रुक गई है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। और दुनिया का 50% से ज्यादा जो फर्टिलाइजर जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जिसकी सप्लाई भी अभी डिसरप्ट हो चुकी है, राइट। फर्टिलाइजर आपको पता है कि जो फूड है उसको उगाने के लिए यूज होते हैं, इसके बिना आजकल जो फूड नहीं उगाया जा सकता उतने बड़े स्केल पे, राइट। ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ओके।
अब इनके प्राइसेस बढ़ने से जापान को क्या फर्क पड़ता है, अब थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि जापान के लिए प्रॉब्लम वाली बात क्यों है। अभी देखिए, जापान जो है फूड और एनर्जी के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपने इंपोर्ट्स के ऊपर। अपना जो फूड कंजम्पशन है और जो एनर्जी कंजम्पशन है उसके लिए इंपोर्ट करता है पूरा का पूरा जापान, क्योंकि वहां पे ना ऑयल प्रोड्यूस होता है, ना फिर ना बहुत ज्यादा स्केल पे खाना प्रोड्यूस हो सकता है, राइट। तो वो ये सारी चीजें इंपोर्ट करता है। अब देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो उसको जो इंपोर्ट करना पड़ रहा था, ठीक है, अब वो उसको बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, ठीक है। प्लस और जापानीज येन अगर वीक हो गया इस समय पे तो वो क्रूड और ज्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो पेमेंट है वो किस में करनी पड़ेगी जापान को, क्रूड ऑयल की जो पेमेंट है वो यूएस डॉलर में करनी पड़ेगी, राइट। तो जितना ज्यादा वीक होता जाएगा जापानीज येन उतने ही ज्यादा उसको डॉलर पे करने पड़ेंगे क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए, ओके। और जितने ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे उतनी ज्यादा मतलब महंगाई होती जाएगी जापान के अंदर, ठीक है, एनर्जी सेक्टर में। इसी तरीके से फूड का, फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, उसको महंगे दामों पे क्या करना पड़ेगा, उसको फूड को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या वहाँ के जो डोमेस्टिक मार्केट है, यानी कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उसके लिए महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर डबल इम्पैक्ट होगा, एक तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे प्लस ये जो करेंसी की जो वीकनेस है उसकी वजह से और ज्यादा प्राइसेस उनको पे करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसको जापान झेलना नहीं चाहता, पब्लिक को ऊपर डालना नहीं चाहता। इसीलिए जापानीज येन को वो कंट्रोल करना चाहता है डेप्रिशिएट होने से, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में वीक होने से वो रोकना चाहता है, राइट। तो क्रूड और फर्टिलाइजर्स की जो प्राइसेस हैं, ठीक है, वो वहाँ की जो डोमेस्टिक पब्लिक है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से वो अभी कंट्रोल करना चाहता है। और देखिए, जापान ही इस तरीके की कंट्रोल करने के लिए, अपनी करेंसी को बचाने के लिए एफर्ट नहीं कर रहा, अपना इंडिया भी कर रहा है। आपने सुना होगा मोदी जी ने अभी सभी से रिक्वेस्ट करी है पब्लिक से कि मतलब आप गोल्ड कम से कम खरीदिए अभी, ताकि क्योंकि हम लोग गोल्ड का बहुत ज़्यादा मात्रा में हर साल इम्पोर्ट करते हैं। जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जब कोई भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है और उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, इसी तरीके से जैसे कि हम जब गोल्ड को हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट डॉलर में होती है। डॉलर में पेमेंट करने के लिए पहले हमें डॉलर खरीदना तो पड़ेगा, डॉलर खरीदने के लिए हमें रुपये को सेल करना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉलर को हम बाय करेंगे, रुपये को सेल करेंगे, तो रुपये की वैल्यू घटती है, डॉलर की वैल्यू उसके कंपेरिजन में इंक्रीज होती है। तो इसीलिए करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रीशिएट ना हो जाए, तो इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये रिक्वेस्ट करी है पब्लिक से कि कुछ समय के लिए, जब तक ये वॉर चल रहा है, आप सोना कम से कम खरीदिए, फॉरेन ट्रिप्स कम से कम करिए, ठीक है, और फ्यूल की बचत करिए थोड़ी सी, क्योंकि फ्यूल क्राइसिस आने वाले समय में और बढ़ सकता है, राइट। तो इसी तरीके से एफर्ट्स जापान भी डाल रहा है, ठीक है। इसी तरीके और अपनी करेंसी को बचाने के लिए वो क्या कर रहा है, फॉरेक्स मार्केट में आके डॉलर को बेच दे रहा है, क्योंकि इस पेयर को नीचे लाने का एक ही तरीका है कि डॉलर को बेचा जाए और जापानीज येन को खरीदा जाए मार्केट में। तो ये काम बैंक ऑफ जापान खुद ही कर रहा है अपने फॉरेक्स रिजर्व का यूज करके। उसके पास जो डॉलर रिजर्व में पड़े हुए हैं उसको वो ओपन मार्केट में आके बेच रहा है, जिसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई में शार्प ये फॉल आ रहा है, राइट। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा जापान ये कर क्या रहा है, कर क्यों रहा है। अब ये न्यूज हमें पता कैसे चली, कहाँ से पता चलती। देखिए, आप देखोगे कुछ दिन पहले ये मूव्स आए हैं, तो हमें देखिए ट्रेडिंग व्यू पे हमें इतने पुराने फॉरेक्स फैक्ट्री पे इतने पुराने न्यूज आर्टिकल्स हमको नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूएसडी जेपीवाई पे जाना पड़ेगा और न्यूज आर्टिकल वाला सेक्शन खोलना पड़ेगा। जब आप नीचे जाओगे इसमें, ओके, कुछ दिन पहले की आपको न्यूज देखनी है इसमें, ठीक है, कुछ दिन पहले की आपको न्यूज देखनी है कि जो बैंक ऑफ जापान का इंटरवेंशन जो करने की न्यूज है वो कहाँ से आ रही, किस तरीके की न्यूज आ रही थी, राइट। इंटरवेंशन शब्द आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि भाई जब हमें पता ही नहीं है कि जापान की सिचुएशन क्या है इस समय, वो इम्पोर्ट के ऊपर किस किस चीज के ऊपर इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कि उसकी करेंसी वीक क्यों होती है, आपको ये उसकी बेसिक इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, तो आप कभी ये समझ ही नहीं पाते कि इस न्यूज़ आर्टिकल्स का कैसे इम्पैक्ट होगा, और ये जो मूव है वो टेम्परेरी है या फिर बार बार आएंगे, ठीक है, आपको पता ही नहीं चल सकता ये, राइट।
ज़्यादा पीछे पहुंच गए हम लोग। आई थिंक 5 से 6 मई से ये स्टार्ट हुए थे मूव आना, तो हम उसी के आसपास जाके देखेंगे। ठीक है, देखिए यूएसडी जेपीवाई सीज ए क्विक नॉकडाउन टुडे, अनदर इंटरवेंशन हिट। ठीक है, इसमें आ रहा है क्लियरली कि भाई इंटरवेंशन की वजह से एक अगेन एक हिट लगा है इसको। ठीक है, इसी तरीके से और भी देखोगे, अनदर इंटरवेंशन सोल्स। ठीक है, जापानीज येन जंप्स एब्रप्टली। ओके, तो ये जो इंटरवेंशन की न्यूज लगातार आ रही थी, ठीक है, तो जब ये न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ के आप क्लियरली बता सकते थे कि फॉरेक्स मार्केट में इस पेयर के अंदर बैंक ऑफ जापान एक्टिवली इंटरवीन कर रहा है, तो मतलब ये पेयर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, अभी शार्प मूव नीचे आ सकते हैं। ओके, अब देखिए आर्टिकल्स आपको थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे इसमें, अब ये बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे इसके बारे में क्योंकि पुराना हो गया है, तो मैं आपको खुद से थोड़ा सा अपने से भी बता देता हूँ कि हुआ क्या था। देखिए वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ओके, उन्होंने क्लियरली बार बार स्टेटमेंट दिया है कि ये जो एक्सेसिव फॉरेक्स मूव आ रहा है, यानी कि करेंसी हमारी जो लगातार डेप्रिशिएट हो रही है मार्केट में, ठीक है, इसको हम होने नहीं दे सकते, इसलिए हमें बोल्ड एक्शन लेना पड़ेगा फॉरेक्स मार्केट के अंदर, यानी कि अपनी करेंसी को बचाने के लिए हमें इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि वो सडनली कर देते हैं, इंटरवेंशन करने से पहले हमेशा वो वार्निंग देते हैं, तभी इंटरवेंशन होता है। राइट, उन्होंने कई बार वार्निंग दी, तब ये इंटरवेंशन हुआ। तो जब ये पहला मूव आया तो मैंने ग्रुप में बता दिया था कि ये मूव दोबारा आएगा, ये ऊपर नहीं जा सकता। फिर ये वाला मूव आया, फिर मैंने बोला था कि ये मूव अगेन आएगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे मूव आ गया। उसके बाद से छोटा छोटा ये मूव आने की कोशिश करी थी, लेकिन ये मूव नहीं आ पाया। लेकिन अभी क्योंकि ये अभी भी क्या है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये पेयर, ठीक है, तो अभी भी जापान के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगेन हमें जल्द ही इसके अंदर एक बड़ा इसी तरीके का मूव देखने, सडन मूव देखने के लिए मिलेगा। ओके, अगेन फॉरेक्स मार्केट में इंटरवेंशन करेगी बैंक ऑफ जापान और हमें इस तरीके का मूव देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो ज्यादा इसको डेप्रिशिएट नहीं होने दे सकते, यूएसडी जेपीओ को ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे सकते। जैसा कि मैंने समझाया कि उनकी इकोनॉमी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रही है इस चीज से। आज थोड़ा बहुत ये ऊपर जाता भी है तो देखिए जो 160 का जो लेवल है, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। 160 का लेवल इसमें क्रॉस होना अभी के लिए मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको शॉर्टिंग के लिए ज्यादा प्लान करना चाहिए। ठीक है, बाइंग के लिए आपको प्लान नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवली इंटरवेंशन हो रहा है। राइट, तो इस तरीके से एक न्यूज इस तरीके से एक पूरे पेयर को ड्राइव कर सकती है, आप इस तरीके से उसको डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन आप डिटेल में किसी भी न्यूज को समझ तभी पाएंगे जब मैंने जो रोड मैप बताया आपको, कि आपको ये जो पूरा जो बेसिक रोड मैप है, इसकी पहले आपको नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। इसकी नॉलेज लिए बिना ये काम आपका नहीं हो सकता। ओके, तो आई होप आपको क्लियरली ये एग्जांपल समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको रीड करना है, किस तरीके से पढ़ना है। राइट, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो मेरे से, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। प्लस इस पूरे जो रोड मैप है, इसमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे टॉपिक के, उसके ऊपर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जल्दी ही। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।